प्रणाम सभी भैया बहनों को। आइए हम आज इकाई 6 मृदा के भौतिक गुण समझते हैं। मृदा के भौतिक गुण, इस इकाई से 1 अंक के 2 प्रश्न आना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। कुल छिद्रावकाश किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है? तो मटियार मिट्टी में छिद्रावकाश सबसे अधिक होता है। पौधे की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच के मध्य होती है? पौधे की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच के अंतर्गत होती है? तो 7 से 8 पीएच में वृद्धि अच्छी होती है। पौधों के लिए उपयोगी जल कौन सा है? तो केशिय जल सबसे अधिक उपयोगी जल होता है। फिर वैसी मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ की कम से कम 20% मात्रा उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी मृदा को कार्बनिक मृदा कहते हैं। कार्बनिक का मतलब क्या होता है? जैविक, है ना। तो ऐसी जैविक मृदा कि जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम से कम 20% हो। कितना हो? कम से कम 20% हो। कौन सी मृदा कहलाएगी? वह मृदा कार्बनिक मृदा कहलाएगी। मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो मृदा संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मृदा संरचना को। फिर किसी शुष्क मृदा के भार एवं उसके आयतन, किसी शुष्क मृदा के भार तथा उसके आयतन, छिद्र सहित जिसको बोलते के अनुपात को कहते हैं। भार तथा आयतन के अनुपात को क्या बोलेंगे? मृदा का आभासी घनत्व। क्या कहेंगे? मृदा का आभासी घनत्व कहते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा के अपेक्षित घनत्व को प्रभावित करता है? तो ये सभी तत्व प्रभावित करते हैं मृदा के अपेक्षित घनत्व। कौन कौन से? एक तो खनिज पदार्थ, रंध्रावकाश, मृदा की सघनता। तो इसमें सही क्या आएगा? उक्त सभी। तो मृदा विन्यास जो फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। कौन सा विन्यास उपयुक्त नहीं माना जाता फसल उत्पादन के लिए? सघन ठोस यानी पत्थर या मुरम, है ना। सघन ठोस विन्यास जो है यह फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर चलो सघन विन्यास, सघन विन्यास में रिक्त स्थान होता है 20%। कितना रिक्त स्थान होता है? 20%। फिर सबसे अधिक ताप पाया जाता है कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। फिर मटियार मृदा में बालू के कण पाए जाते हैं। मटियार मृदा में बालू के कण 10% पाए जाते हैं। आयतन की दृष्टि से खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत होता है। आयतन की दृष्टि से खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है? 45 और 5%। 45% और 5% होता है। हल्की मृदा को कहते हैं, हल्की मृदा को बलुअर मृदा कहते हैं। बालू वाली, रेत वाली मृदा हल्की मृदा होती है। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मृदा पीएच है। कितने पीएच पे गेहूं होता है उपयुक्त? 5 से 6 पीएच। फिर मृदा ताप प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? तो मृदा ताप प्राप्ति का मुख्य साधन सूर्य है। सूर्य से ही मृदा को ताप मिलता है। कीचड़ मृदा में विन्यास पाया जाता है। कीचड़ मृदा में विन्यास सघन पाया जाता है। आगे देखते हैं मृदा के भौतिक गुण। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसमें?
रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थानों में केशीय जल पौधों के लिए उपयोगी होता है, तो इसमें क्या आएगा, खालिस्तान जल पौधों के लिए उपयोगी होता है केशीय जल। फिर अम्लीय मृदाओं में रंध्रावकाश खालिस्तान होता है तो कम होता है। फिर मृदा कणों के बीच उपस्थित अवकाश को खालिस्तान कहते हैं तो उसको रंध्रावकाश कहते हैं। बड़े कणों की अधिकता वाली भूमि को खालिस्तान भूमि कहा जाता है तो हल्की भूमि कहा जाता है। हल्की भूमि किसे कहते हैं, बड़े कणों के आकार वाली। मृदा के कणों के आकार को खालिस्तान कहते हैं तो मृदा के कणों के आकार को मृदा गठन कहते हैं। मृदा की खालिस्तान संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है, तो मृदा की क्रम्बी संरचना कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर अपेक्षित घनत्व खालिस्तान होता है, तो अपेक्षित घनत्व कम होता है। मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर अपेक्षित घनत्व कैसा होगा, कम होगा। क्या बढ़ाने पर, जीवांश पदार्थ। मटियार मृदा में खालिस्तान रंध्रावकाश पाया जाता है तो अधिक, कैसा रंध्रावकाश होता है, अधिक। फिर दोमट मिट्टी में खालिस्तान रंध्रावकाश पाया जाता है तो दोमट मिट्टी में 45% रंध्रावकाश पाया जाता है। सत्य असत्य पर चलते हैं। ऊसर भूमि के सुधार में जिप्सम धातु का प्रयोग होता है। जिप्सम धातु का प्रयोग होता है ऊसर मृदा में, सही है। लाल तथा काली मिट्टी में बलुई मिट्टी के कण पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी के कण पाए जाते हैं, सही है, सत्य है। फिर उथली काली मिट्टी विशेषकर छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल तथा सतपुड़ा पर्वत के पहाड़ी भागों में पाई जाती है, सत्य है। फिर गहरी काली मिट्टी में गेहूं अधिक उगता है, सत्य है। रंध्रावकाश में हवा व जल के उचित संचार से पौधों की वृद्धि अधिक होती है, सत्य है। मृदा जीवाणु अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं, असत्य है। जीवांश मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारता है, सत्य है। और जैव पदार्थ मृदा, वायु तथा जल के संचार को बढ़ाता है, यह भी सत्य है। आगे चलते हैं हम सही जोड़ी पर। तो पहली सही जोड़ी है तिरछा विन्यास, इसका आएगा रंध्रावकाश कितना, 78.6, 78.6। सघन ठोस विन्यास कितना आएगा रंध्रावकाश, 47.6। फिर स्तंभाकार विन्यास, इसमें रंध्रावकाश होगा 20%। फिर दानेदार विन्यास, इसमें रंध्रावकाश होगा 26%। दूसरी सही जोड़ी काली या गहरी भूमि में खालिस्तान, तो ह्यूमस क्या आएगा, ह्यूमस की अधिकता। फिर लाल बादामी मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है। नीली मिट्टी में क्या होता है, फेरिक आयरन के यौगिक होते हैं। नीली अगर दिखे तो फेरिक आयरन, और अगर लाल बादामी दिखे तो फेरिक ऑक्साइड खनिज पदार्थ होता है। हल्की पीली मिट्टी में बालू या खड़िया ज़्यादा होती है। मृदा का औसत वास्तविक घनत्व कितना होता है, 2.70%, मृदा का औसत वास्तविक घनत्व। फिर मृदा में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो 60 से 70%। चलते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। मृदा का गहरा रंग इंगित करता है, किसको इंगित करता है, उत्तम
उत्पादन क्षमता को। भारत में किस राज्य में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र में। H+ आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? तो उसके pH कहते हैं। pH मान किसे कहते हैं? H+ आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को। फिर मृदा का वह भौतिक गुण जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है क्या है? तो मृदा वयन है। मृदा में उपस्थित सबसे छोटे कण समूहों को किस नाम से जानते हैं? तो चिकनी मृदा के नाम से जानते हैं। मृदा कणों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो मृदा कणों के व्यवस्थित क्रम को मृदा विन्यास कहते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें मृदा कणों के आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। मृदा कणों के आकार के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण। तो मृदा कणों के आकार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर मिट्टी को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो पहला मोटी रेत, इसका कणों का व्यास कितना होगा? 2.00 से 0.20 तक। दूसरा बारीक रेत कणों का व्यास क्या होगा? 0.20 से 0.02 तक। फिर सिल्ट या गाद, तो कणों का व्यास कितना होगा? 0.02 से 0.002 तक। फिर चिकनी मिट्टी में 0.002 से कम। प्रश्न अगला, भूमि pH को समझाइए। तो pH H आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक है। भूमि pH को हम pH स्केल तथा pH मीटर द्वारा मापते हैं। मृदा घोल में कोलाइड के ऊपर H और OH आयंस बराबर अनुपात में होते हैं तो भूमि उदासीन होती है। उदासीन भूमि कब होगी? जब मृदा घोल में कोलाइड के ऊपर H और OH आयंस बराबर अनुपात में होंगे तो मृदा कैसी होगी? कोलाइड होगी, उदासीन होगी। जब मृदा विलयन में OH आयंस अधिक होंगे तो क्षारीय होगी। OH आयंस अधिक होंगे तो कैसी होगी मृदा? क्षारीय। और जब H आयंस अधिक होंगे तो भूमि अम्लीय होगी। H आयंस अधिक होने पे अम्लीय, OH आयंस होने पर क्षारीय और H और OH दोनों आयंस होने पर मृदा उदासीन होगी। तो मृदा pH मृदा की अम्लीयता, उदासीनता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। रंध्रावकाश के महत्व को लिखिए। तो किसी निश्चित आयतन की मिट्टी का वह भाग जो किसी निश्चित आयतन की मिट्टी का वह भाग जो घन पदार्थ से खाली रहता है रंध्रावकाश कहलाता है। घन पदार्थ से खाली रहता है। फिर महत्व रंध्रावकाश का क्या होता है? रंध्रावकाश में हवा व जल के उचित संचार को पौधों की वृद्धि अधिक होती है। रंध्रावकाश में हवा व जल के उचित संचार से क्या होता है? पौधों की वृद्धि अधिक होती है। रंध्रावकाश अधिक होने पर भूमि में जल का संग्रह अधिक होता है जिससे पौधों की जड़ें न मूल रोगों का जल शोषण बढ़ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों में मूल रोगों का जल अवशोषण बढ़ जाता है। मृदा जीवाणु अपना कार्य ठीक ढंग से करते हैं और वह मृदा ताप व ऊष्मा को नियंत्रित करता है। तो आज हमने इस एक भाग में यह पूरी इकाई समझ ली। कौन सी? मृदा के भौतिक गुण लिखिए। धन्यवाद। आज का गृह कार्य अगले इसमें हम प्रयोग देखेंगे। कैसे pH मान निकाला जाता है।